हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज मॉडल वर्ब के बारे में डिस्कस करने आया हूं। आखिर मॉडल वर्ब होता क्या है, एग्ज़ाम में इसको किस तरीक़ा से पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। ये मॉडल वर्ब किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए मॉडल वर्ब के बारे में समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो बात होना चाहिए कि मॉडल वर्ब होता कितना है, तो याद रखना है मॉडल वर्ब टोटल आपका होता है 13। अगर बात किया जाए मॉडल वर्ब्स यानी मॉडल वर्ब की बात किया जाए तो होता कितना है, तो ध्यान रखना है सर 13। मॉडल वर्ब टोटल 13 होते हैं। अगर आज के बाद कोई पूछेगा कि मॉडल वर्ब कितना होता है तो कहिएगा 13 होता है। और ये मॉडल वर्ब, यहाँ 2-3 बात ध्यान रख लीजिएगा। मॉडल वर्ब आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। मॉडल वर्ब आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। कई केसों में ये मेन वर्ब का भी काम करता है। तो उन सभी केसेस को हम समझेंगे अभी थोड़ी ही देर में। बस फिलहाल ध्यान रखिएगा कि मॉडल वर्ब टोटल होता है 13 और ये काम करता है हेल्पिंग वर्ब के तरह। और इसके बाद हमेशा वर्ब का आप बेस फॉर्म जिसको आप कहते हो V1, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद, कोई भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ना ही V2 का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही V3 का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही V1 प्लस ING कर सकते हो और ना ही V1 प्लस S या ES कर सकते हो। ये बात हमेशा मन में एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि मॉडल वर्ब जैसे ही आया है तो उसके बाद हमेशा V1 ही आएगा, किसी भी सूरत में V2 नहीं आएगा। अब समझते हैं कि मॉडल वर्ब वो 13 कौन कौन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि मॉडल वर्ब 13 को हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक जो पहला पार्ट है उसमें होता है 10 गो मॉडल वर्ब, यानी एगो में होता है 10 गो मॉडल वर्ब और एगो में होता है 3 गो मॉडल वर्ब। अभी 10 और 3 क्या क्या होता है तो समझिएगा। ये जो 10 गो होता है आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, हमेशा। ये कहियो नहीं चेंज होगा। ये विधि का विधान हो जाता है कि जैसे सूरज हमेशा पूरब से उगता है और डूबता पश्चिम में है, उसी तरीक़ा से ये जो 10 गो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। और ये जो 3 गो होता है ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। HB का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और MB का मतलब है मेन वर्ब। हम लोग पिछला क्लास में बात कर चुके हैं, मगर ये मॉडल वर्ब का ही पार्ट होता है, मगर इसे हम अलग से पढ़ते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन एग्जाम में न हो। ये जो 10 गो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब का और जो 3 गो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का भी काम करता है। अब मन में विचार आया होगा, मन में ख्याल आया कि सर कब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, कब मेन वर्ब का काम करेगा। तो इसको अभी हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करते हैं। बस यहाँ लिख देते हैं कि वो 10 गो कौन कौन होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी वो 10 गो कौन कौन होता है मॉडल वर्ब। तो उसको लिख लेते हैं एक एक करके। जो आपका पहला मॉडल वर्ब कह सकते हैं वो होता है कैन, दूसरा आपका कुड, तीसरा आपका मे, चौथा आपका माइट, पांचवा आपका मस्ट, छठा आपका सेल, सातवां आपका शुड, आठवां आपका विल, नौवां आपका वुड और लास्ट होता है ऑट टू। इसको बालक ऑट पढ़ा जाता है, ऑट टू। और जो 3 गो होता है उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा कि जो 3 गो होता है कौन कौन होता है। तो 3 गो का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। 3 गो होता है यूज टू, नीड और डेयर। ये जो 3 गो होता है ना बउओ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। मगर ये जो 10 गो है कभी भी किसी भी सूरत में मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। जब भी काम करेगा तो हेल्पिंग वर्ब के ही काम करेगा। तो अब इसका एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ 2 गो बात और ध्यान रखिएगा, ऑट और टू
हमेशा फिक्स होता है, ऑट टू हमेशा फिक्स होता है, ऑट के बाद आप टू का प्रयोग करते ही करते हैं। और यहाँ पर भी देख लीजिएगा यूज्ड टू, यहाँ भी ये फिक्स होता है, यूज के बाद टू आता ही आता है। और किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अब समझते हैं कि तीन को जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है उसके बारे में समझते हैं, फिर एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मॉडल वर्ब को हमने दो भागों में बांटा, पहला भाग में 10 गो को रखे थे और दूसरा भाग में 3 गो को रखे थे। 3 गो जो था यूज टू था, नीड था और डेयर था। 3 गो था यूज टू, नीड और डेयर। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, दोनों चीज का काम करता है। यहाँ समझिएगा नीड और डेयर का दोनों का हम फंक्शन कैसे कैसे काम करता है, तरीका क्या है कर काम करने का वो समझते हैं। नीड और डेयर अगर मेन वर्ब का काम करेगा, याद रखना है बालक, मुख्य क्रिया का काम करेगा। नीड और डेयर दोनों के लिए एक ही रूल अप्लाई होता है, इसके लिए कोई रूल चेंज नहीं होता है, दोनों के लिए एक ही रूल अप्लाई होगा। नीड का मतलब होता है जरूरत, आपको इंग्लिश पढ़ना अब आवश्यक हो गया है, जरूरी हो गया है, हमको शर्ट खरीदना जरूरी हो गया है, उसके लिए प्रयोग करते हैं नीड का, यानी जरूरत के सेंस में आप नीड का प्रयोग करते हैं। और डेयर का प्रयोग कब करते हो? दुस्साहस। अब सर जी दुस्साहस की होता है तो समझिएगा दुस्साहस जैसे अगर ठेठ माने मीनिंग समझिएगा, मुंह लगल बोली, हम बोले रे काम नहीं करना है फिर भी तुम कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर दुस्साहस है गया, हमारा अगेंस्ट चला गया। पिताजी कहेंगे कि सुबह उठो, तुम लोग सुबह नहीं उठेगा, कहेंगे दौड़ो, तुम लोग नहीं दौड़ेगा, तो एक प्रकार का दुस्साहस है, उनके आज्ञा के आप विरुद्ध जा रहे हैं, इसी के लिए प्रयोग होता है डेयर का। तो नीड और डेयर का मतलब समझ गए हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा एज अ मेन वर्ब, यानी कि जब मेन वर्ब का काम कैसे करेगा, कैसे पहचानेंगे सर जी कि नीड और डेयर यहाँ पर मेन वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो इकाई को कहानी ध्यान से समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिएगा पहला लिखे हैं, सब दोनों के लिए एक ही बात है, इधर भी लिख दिए हैं इधर भी लिख दिए हैं, कहानी एक ही है, इसको समझ लीजिए उसका भी क्लियर हो जाएगा। एगो यहाँ पर भी लिखे हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके लिए प्रयोग करिएगा सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो उसके लिए प्रयोग करिएगा प्लुरल। सिंगुलर का मतलब होता है एगो और प्लुरल का मतलब होता है एगो से ज़्यादा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब नीड कैसा होगा? सिंगुलर हो जाएगा। और डेयर का भी बात वही है, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो ये वर्ब के तरह ट्रीट होगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो प्लुरल। अब लिखे हैं क्वेश्चन एवं निगेटिव सेंटेंस में, देखिएगा क्वेश्चन एवं निगेटिव सेंटेंस जब भी बनाइएगा नीड और डेयर का क्वेश्चन माने कि अंतिम में लगल रहेगा क्वेश्चन मार्क, उसको कहते हैं क्वेश्चन वाला वाक्य। तो जो भी क्वेश्चन वाला वाक्य होगा नीड और डेयर से उसका हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड देना है, ये बात याद रखिएगा। एक बार पहचानने का तरीका बता देते हैं, अगर नीड और डेयर के बाद 2+V1 हो, क्या हो 2+V1 हो तो नीड और डेयर हमेशा काम करता है वो मेन वर्ब का, यहाँ लिख देते हैं हमेशा काम करता है मेन वर्ब का। कब? जब आगे 2+V1 हो। ध्यान रखिएगा बात को, एक एक चीज समझना है, इसको नोटबुक में लिखिएगा। नीड और डेयर के बाद अगर 2+V1 हो तो वो हमेशा काम करेगा मेन वर्ब का, कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकता है। तो ये 3 गो पॉइंट था, इसको लिख लीजिए। अब समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अब हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे नीड और डेयर के बारे में फिर बात करते हैं यूज टू का। देखिए अब नीड और डेयर कब हेल्पिंग वर्ब होगा उसको कैसे पहचानिएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। अगर नीड और डेयर के बाद वर्ब का पहला रूप है यानी बेस फॉर्म है V1 है तो वह काम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का करेगा। अरे बहू सहायक क्रिया का करेगा, मेन क्रिया का काम नहीं करेगा।
पिछला वाला मेन वर्ब में बताएं अभी 2 मिनट पहले, हुआ अगर 2 + V1 रहेगा तब मेन वर्ब का काम करेगा, और सिर्फ V1 रहेगा तो काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का। और जैसे ही काम हेल्पिंग वर्ब का करेगा तो इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लुरल हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा नीड के नीडे लिखाएगा, डेयर का डेयर लिखाएगा, इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। याद रखिएगा कब, जब उसके बाद V1 नजर आएगा, यानी V1 नजर। दूसरा बात, जब नीड और डेयर का क्वेश्चन बनाइएगा, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाइएगा या निगेटिव बनाइएगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर डू डज डिड का प्रयोग नहीं करना है। मेन वर्ब में करना था जबकि हेल्पिंग वर्ब में नहीं करना है। जब काम हेल्पिंग वर्ब का करेगा तो क्वेश्चन और निगेटिव वाला में डू डज डिड का प्रयोग नहीं करना है। अब एक और बात कर लेते हैं यूज टू का, उसके बाद एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। देखिएगा बहू, यूज टू का कोई खास उपयोग नहीं है, बस इतना बात ध्यान रखिएगा, जब आप पास्ट का कोई हैबिट बताते हो ना, पास्ट के हैबिट, जब मान के चलिए हम अपने जवानी में कोई काम करते थे या आप बचपन में कोई काम करते थे, जो भूतकाल जो पहले बीत चुका है उसको कहते हैं पास्ट। अब पास्ट का कोई आदत बताना हो, ध्यान रखना आदत, यानी जो आप उस समय में बराबर करते थे, तो उसके लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। बस नीड और डेयर का ध्यान रखिएगा, कब हेल्पिंग वर्ब होगा कब मेन वर्ब होगा, ये बहुत पूछता है। और बाकी 10 गो में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, 10 में हमेशा V1 ही आएगा। बस आप कंफ्यूज करिएगा नीड और डेयर। यूज टू में भी उतना कंफ्यूज नहीं करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना पाएगा एग्जामिनर, मगर नीड और डेयर में आपको तुरंत फंसा देगा V1 2 + V1 देखा। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक चीज को क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके बोर्ड पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। पहले 1 मिनट वीडियो को रोकिए और सारा एग्जाम्पल कॉपी में लिख दीजिए या पूछ करके एक एक एग्जाम्पल बताइए कि कौन एग्जाम्पल सही है कौन एग्जाम्पल गलत है, और गलत है तो काहे गलत है, सही है तो काहे सही है। तब डिस्कस कर लेते हैं कि एक चीज़ को देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ध्यान रखना है, आई सब्जेक्ट हो गया, आई यूज्ड टू पास्ट के आदत बताता है, और किसी भी मॉडल के बाद हमेशा वर्ब 1 लगा हुआ रहना चाहिए। तो एग्जाम्पल एकदम सही था, इनमें कोई दिक्कत नहीं था। और जैसे ही लिखा हुआ था यूज्ड टू, तो यहाँ से समझना चाहिए बउओ कि ये पास्ट के आदत है। प्रेजेंट में आप नहीं क्रिकेट खेलते हैं, कहिया खेलते थे, जब हम बच्चे थे, यानी आज से कुछ साल पहले। वर्तमान में नहीं, पास्ट में हम खेलते थे, वर्तमान में हम नहीं खेलते हैं, पास्ट का आदत बता रहा है। तो ये एग्जाम्पल सही हुआ। दूसरा, आई नीड अ बुक, हमको एगो किताब का जरूरत है। देखिए, नीड और डेयर के बाद कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आया है, इसका मतलब ये काम करेगा मेन वर्ब का। और जैसे ही मेन वर्ब का काम करेगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेगा। सब्जेक्ट देखिए, आई सिंगुलर की प्लुरल, तो कहिएगा सर आई सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, मगर यहाँ नहीं आई के साथ लगा हुआ है एम और नहीं लगा हुआ है वाज। तो आई एम और वाज लगल रहा था तो सिंगुलर, बाकी सब जगह प्लुरल। तो सर यहाँ प्लुरल, तो वर्ब के क्या हो जाएगा, भी प्लुरल होगा। ये एग्जाम्पल भी सही था, मगर तीसरा गलत था। शी नीड्स अ बुक, देखो इसके बाद कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं नजर आया, अभी बता दिए हैं। अगर नीड और डेयर के बाद अगर V1 नजर आए तो काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, और 2 + V1 आएगा तो मेन वर्ब का। मगर यहाँ कोई नहीं है तो यही काम करेगा तुम्हारा क्या रे वो मेन वर्ब का। और जैसे ही मेन वर्ब का काम करेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिएगा, सी आपका सिंगुलर की प्लुरल, तो कहिएगा सर जी सी तो सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। और जब भी कोई वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, यानी कि यहाँ आंसर होना चाहिए था शी नीड्स अ बुक। वर्ब में एस या ईएस लगाने से सिंगुलर बनता है। चलिए, शी डेयर टू स्पीक सो, उसे यानी वह ऐसा कहने की साहस रखती है। ये भी एग्जाम्पल सही था। देखिए,
एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिएगा गलत था, यहाँ पर है 2 + V1 और जैसे ही 2 + V1 नजर आया तो काम करेगा मेन वर्ब का, और जैसे ही काम करेगा मेन वर्ब का तो अकॉर्डिंग टू किसको होगा, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर की प्लुरल, तो कहिएगा सर जी सिंगुलर था, तो वर्ब में एस या ईएस लगाने से ना सिंगुलर होगा। सी डेयर्स, यहाँ पर डेयर नहीं डेयर्स होना चाहिए, सी डेयर्स टू स्पीक। सो अब अगला देखिएगा 5 नंबर एग्जाम्पल भी क्या है रे, गलत है। अब कैसे गलत है से देखो, यहाँ नजर आ रहा है 2 + V1, इसका मतलब काम करेगा मेन वर्ब का, और जैसे ही मेन वर्ब का काम करेगा ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चलवे करेगा, साथ में निगेटिव भी लगा दिया है, तो यहाँ निगेटिव में मेन वर्ब का काम करेगा, तो डू डज डिड होना चाहिए। तो बताओ सी के साथ डू लिखे या डज लिखे, तो आपका जवाब होगा सर जी सी के साथ तो कभी डू नहीं आता है, क्या आता है डज। यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहा था तो प्रेजेंट, अगर पास्ट होता तो आप डज के जगह डिड भी कर सकते थे, दोनों एग्जाम्पल सही था। तो इसका आंसर होता था सी डजंट या डज नॉट डेयर टू स्पीक। सो अब देखिएगा राम नीड स्पीक लाइक दिस, माने राम को ऐसे बोलने की जरूरत है। देखिए नीड और डेयर के बाद कभी भी V1 आए तो नीड और डेयर काम करता है हेल्पिंग वर्ब का, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा, स्वतंत्र हो गया। अब राम के साथ नीड यहाँ पर एकदम सही होगा। तनका सा दिमाग स्थिर कर लीजिएगा, तब सोचिएगा, एको को दिक्कत नहीं होगा। देखिए राम नीड टू स्पीक लाइक दिस, यहाँ पर 2 + V1 नजर आया, 2 + क्या नजर आया, V1 नजर आया, और जैसे ही 2 + V1 नजर आया तो ये काम करेगा मेन वर्ब का, और मेन वर्ब का काम करेगा तो किसके अकॉर्डिंग रे बहू, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राम का सब्जेक्ट, राम के साथ नीड लगेगा कि नीड्स, राम सिंगुलर या प्लुरल, तो जवाब होगा सर जी राम तो होता है सिंगुलर, तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर नीड्स। राम नीड्स टू स्पीक लाइक दिस, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी 3 गो एग्जाम्पल हम 10 गो में से लिए हैं, उनमें तो कोई झंझटे नहीं है, बस उसके बाद V1 आ जाएगा, देख लीजिएगा। सी कैन डन इट, क्या इसके बाद V1 नजर आ रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल गलत था। अब देखिएगा यहाँ V1 नजर नहीं आ रहा, वर्ब का तीसरा रूप, तो सी कैन डन ना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था सी कैन डू इट। 10 गो किसी भी मॉडल छोड़ो, 10 गो 13 मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की पहला फॉर्म आएगा, दूसरा तीसरा नहीं आता है, तो ये चीज़ समझ गया। और यहाँ देखिएगा यहाँ भी वही चीज़ गलती कर दिए थे, यहाँ पर होगा डू होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। एक चीज़ और बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखा जाता, इसको जब भी लिखेंगे साथ में लिखते हैं, कैन नॉट। एग्जाम में पूछ भी चुका है आपके LDC के एग्जाम में, कैन और नॉट को अलग अलग करके, मगर ये कभी सरासर गलत होता है, कैन और नॉट हमेशा साथ में होता है। अब एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई विल गो टुमारो, माने मैं कल जाऊंगा। देखिएगा क्या मॉडल वर्ब विल अपने आप में मॉडल है, पास्ट का भी फ्यूचर का भी बात करता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की पहला रूप होता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक एक एक चीज़ क्लियर होगा, इसको नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा, समझ गए बालक बबू। नोटबुक में लिखने से सारा चीज़ क्लियर हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, एक एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लेना है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका दिन शुभ हो।